चलिए, इकॉनमी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इकॉनमी में हम इकोनॉमिक सर्वे पर डिस्कशन कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20। यदि आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में जा रहे हैं, चाहे आईएएस है चाहे पीसीएस है, दोनों ही एग्ज़ाम में एक चीज़ बहुत कॉमन रहेगी कि इकोनॉमी को यदि टारगेट करना चाहते हैं तो इकोनॉमी के कंसेप्ट्स, फिनोमेनास आपको आने ज़रूरी हैं। फिर इंडियन इकोनॉमी को आपको डीपली पढ़ना है, इंडिपेंडेंस से लेकर के अब तक क्या डेवलपमेंट है। लेकिन उसकी यूटिलिटी सही मायने में तब सिद्ध हो पाएगी जब आपने किसी भी ईयर, जिस भी ईयर में एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, उस ईयर का इकोनॉमिक सर्वे बजट अच्छे से प्रिपेयर किया है और हमें फाइनेंस कमीशन भी अच्छे से पढ़ना होता है। तो इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर का एस्पेक्ट यहीं से कवर हो जाता है। अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर हैं, इंटररिलेशन सारे अच्छे से पता हैं, तो आप ऑप्शंस को बहुत बेहतरीन तरीके से डिड्यूस कर लेते हैं अपनी नॉलेज को अप्लाई करके। तो एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी आपके अंदर होना चाहिए। आज हम इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। कल हमने उसके प्रेफेस पे डिस्कशन की थी और चैप्टर 1 के ऊपर हमने अच्छे से आपको बताया कि क्या कहता है पहला चैप्टर जो है वेल्थ क्रिएशन। उसमें 2 पिलर पर बात हुई थी। एक था इनविजिबल हैंड, जिसे कि हम मार्केट फोर्सेस कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई की, और दूसरा था द हैंड ऑफ ट्रस्ट। हमने इनविजिबल हैंड के कॉन्टेक्स्ट में आपको बेहतरीन तरीके से बताया कि वेल्थ क्रिएशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। उसी में कल कुछ चीज़ों की चर्चा भी हुई, कल कंसेप्ट्स भी बिल्डअप किए गए। आज भी उन्हीं के ऊपर आगे और डिटेल में डिस्कशन होगी। चैप्टर 1 आज वाइंड अप हो जाएगा। चैप्टर 1 अपने आप में बड़ा है, हमने 2 हिस्सों में कवर किया। उसका रीज़न एक तो ये है कि किसी भी टॉपिक की बिगनिंग, चाहे इकोनॉमिक सर्वे है या बजट है, पहले उसकी पृष्ठभूमि को बैठाना पड़ता है आपके दिमाग में, उसे स्थापित करना पड़ता है कि हम आगे पढ़ने क्या वाले हैं, इसका नेचर, इसका कैरेक्टर क्या रहने वाला है, और प्रीफेस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने उसके बाया जो भी पढ़ा, आप देखेंगे पूरे इकोनॉमिक सर्वे में वही सोल, वही आत्मा कंटिन्यू होगी। सेकंड एस्पेक्ट, पहला चैप्टर अपने आप में बड़ा है इस वजह से क्योंकि उसमें आने वाले जितने भी 12 चैप्टर हैं वॉल्यूम 1 के अंदर, उन सभी का सिंगल हेडिंग के अंदर ज़िक्र है, चर्चा है, डिस्क्रिप्शन है। तो उसके बाद आप उन सभी के ऊपर जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर 1 के रिलेटेड, इन सभी के ऊपर आप आने वाले दिनों में इसी वॉल्यूम 1 में चैप्टर्स भी पढ़ेंगे। अकेले सिंगल पॉइंट पर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन चैप्टर्स का होगा। तो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम आज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वेल्थ क्रिएशन थ्रू द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट। कल हमने वेल्थ क्रिएशन की इम्पॉर्टेंस को समझा, आज वेल्थ क्रिएशन थ्रू द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट। यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे आपको ये समझाना चाहता है कि इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट के वाया वेल्थ क्रिएशन का एक अपना महत्व है भारत के कॉन्टेक्स्ट में। वो ये कहता है कि जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी है वेस्टर्न वर्ल्ड की, चाहे वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट की बात करें, चाहे अमेरिकन मार्केट की बात करें, वो सभी कहीं ना कहीं एडम स्मिथ के कंसेप्ट पर एग्जिस्ट करती हैं और एडम स्मिथ मार्केट मैकेनिज़्म को सपोर्ट करते हैं। वो इनविजिबल हैंड का जिक्र करते हैं और वो ये कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर को रोल प्ले करने देना चाहिए, गवर्नमेंट को अनड्यू इंटरवेंशंस नहीं करनी चाहिए। इसी के आधार पर वेस्टर्न इकोनॉमी डेवलप हुई। यही ऑथर समझाना चाह रहा है इकोनॉमिक सर्वे में कि हमारा देश भी इसी कंसेप्ट को फॉलो करता है। यकीनन ही कुछ 4 डिकेड्स तक, 1950 से लेकर के 1990 तक हमने एक सोशलिज़म का फेज़ फॉलो किया। इसकी वजह से एक परसेप्शन ऐसा बिल्डअप हो गया कि इंडियन थिंकिंग जो है, इंडियन इकोनॉमिक थॉट जो है, वो कन्फ्रंट करता है फ्री मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम को। ऐसा नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि सोशलिज़म का कंसेप्ट फॉलो करने की वजह से एक स्केप्टिकल एटीट्यूड क्रिएट हुआ टूवर्ड्स द वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन का मतलब यहाँ पर मार्केट सेक्टर, यानी कि फ्री हैंड मार्केट इकोनॉमी। तो एक इनविजिबल हैंड की तरफ एक सस्पिशियस एटीट्यूड, एक स्केप्टिकल एटीट्यूड ज़रूर डेवलप हुआ। उन्हें वेल्थ क्रिएटर का मेन सोर्स नहीं माना मार्केट को, और कमांड इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही, यानी कि डायरेक्टेड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, रेगुलेटेड कंट्रोल्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम कह रहे हैं द फेज़ ऑफ सोशलिज्म ड्यूरिंग 1950 टू 1990। देखिए, उसकी अपनी ज़रूरतें थी। ब्रिटिशर्स के 200 ईयर्स के उस रूल की वजह से इंडिया जिन परिस्थितियों में पहुंच चुका था,
उसकी वजह से जो भी मेजर्स अपनाए गए थे 1950s के दौरान, उस समय में वो लॉजिकल थे और इनके ऊपर हमारे पिछले लेक्चर काफ़ी डिटेल में हैं, चाहे फिर वो हिस्ट्री के हैं या इकोनॉमी के हैं, चाहे पॉलिटी के भी हैं। वो आप वहाँ से सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। आज उसकी डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि जिन आधार पर वेस्टर्न इकोनॉमी डेवलप हुई, भारत भी उसी आधार को अपने ट्रेडिशंस में हमेशा से फॉलो करता आया है। और वो ये कहता है कि इंडियन इकोनॉमी डोमिनेट करती रही थ्रू आउट द 75% ऑफ द नॉन इकोनॉमिक हिस्ट्री, और ये डोमिनेंस बाय चांस नहीं हो सकता, ये एक डिज़ाइन पर बेस्ड था और वो डिज़ाइन यही था कि मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट करने की बात की गई है। इसमें वह अर्थशास्त्र का और थिरुवल्लुवर का जिक्र करते हैं। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने दिया है, मैंने आपको बताया था, और थिरुवल्लुवर तमिल सेंट मैंने आपको कल भी जिक्र किया। तो इनका जिक्र करते हैं दोनों का, और इसमें बताया जाता है कि अर्थशास्त्र और कौटिल्य इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के बेसिस के तौर पर। तो ये कहते हैं कि वेल्थ क्रिएशन जो है, प्रॉस्पेरिटी जो है, वो डिपेंड करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मार्केट सिस्टम पर बेस्ड है, ऐसा कौटिल्य मानते हैं। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हमारे ट्रेडिशंस में, हमारी रूट्स में ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। कौटिल्य लगातार मौर्य साम्राज्य के दौरान वो एग्जिस्ट करते थे। कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं आप उनको, चाणक्य भी कहा जाता है। कौटिल्य लगातार किंग को ये समझाते हुए पाए गए हैं, डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट वर्सेस के माध्यम से हमने उन्हें समझा है, अंडरस्टैंड किया है। तो उनमें वो ये हमेशा समझाते पाए गए हैं कि जो किंग है उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है, उसकी जो किंगडम की प्रॉस्पेरिटी है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किस तरह की यूज़ की जा रही हैं। और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जिनकी बात की जा रही है वो इकोनॉमिक फ्रीडम का जिक्र करती हैं, और इकोनॉमिक फ्रीडम में किसी भी तरह से मार्केट मैकेनिज़्म में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। किंग को हमेशा इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि इकोनॉमिक फ्रीडम फैसिलिटेट हो, सपोर्ट हो, और अगर इस इकोनॉमिक फ्रीडम में, यानी कि इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट में किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो किंग को वो सभी ऑब्स्ट्रक्शंस रिमूव करके मार्केट को इनेबल करना चाहिए। फ्री इनविजिबल हैंड को इनेबल करना चाहिए। इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होनी चाहिए। तो इन पर बेस्ड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वही आधार बनेगी वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी का। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को वाइजली सेलेक्ट नहीं करते हैं, फॉर्मुलेट नहीं करते हैं, तो फिर आपका जो प्रेजेंट स्टेटस है, प्रॉस्पेरिटी है, और जो फ्यूचर है वो डेंजर में चला जाएगा। एक तरह का इकोनॉमिक डिस्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। इस तरह की चेतावनी भी कौटिल्य देते पाए गए हैं अर्थशास्त्र के भीतर। तो कुल मिलाकर के यहाँ से ये सिद्ध किया जा रहा है कि भारत ने 1991 के बाद जो कंसेप्ट अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का, वो कोई एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी या नया कदम नहीं था, वो कोई रेडिकल फेज़ नहीं था। वो एक तरह से भारत ने रिजॉर्ट किया है वापस से अपनी उसी ट्रेडिशनल पॉलिसी को जिसको हमेशा से भारत फॉलो करता रहा। इसमें बताया गया है कि 12th सेंचुरी तक लगभग कौटिल्य का ये अर्थशास्त्र ही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का आधार बना रहा था भारत की। इसमें इस बात का जिक्र किया जाता है कि ये बताया गया है कि उस समय की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो बड़े लेवल पर ओपननेस से रिलेट हैं, यानी कि इंडिया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, इंटरनेशनल एरेना में एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा था। और वो इस बात से बताया गया है कि बहुत ही फ्लरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स उस ज़माने में एग्जिस्ट करता था। तो इंडिया की कनेक्टिविटी को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। इंटरनेशनली इंडिया इकोनॉमिकली किस तरह से कनेक्टेड था पूरे वर्ल्ड के साथ, इस चीज़ को बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है, जिसमें उत्तरापथ और दक्षिण पथ का इस्तेमाल किया गया है इन शब्दों का। ये बताया गया है कि इस तरह से उत्तरापथ एक रास्ता एग्जिस्ट करता था ट्रेड के पर्पज़ के लिए। दक्षिण पथ, हमने इसके बारे में विस्तार से एंशिएंट हिस्ट्री में चर्चा की है कि ये क्या हुआ करते थे, और इनकी कई तरह की सब्सिडरी रोड कनेक्टिविटीज़ भी निकलती थी। इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से इंडिया की लंबी कोस्ट लाइन, जिसमें भी वेस्ट कोस्ट के माध्यम से आप रोम, ग्रीस, मिस्र यानी कि इजिप्ट, अरेबिया, इन वर्ल्ड्स के साथ जुड़ते थे। ईस्ट कोस्ट लाइन के माध्यम से आप जापान, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, इन सभ्यताओं के साथ जुड़ते थे। तो भारत के बहुत भी कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि वृहद अंतर्राष्ट्रीय संबंध रहे हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, इकोनॉमी की फील्ड में। ये यहाँ से प्रमाणित करने की बात की गई है। तो ये बताया गया है कि इंडिया की इकोनॉमी की रूट में कॉमर्स है, ट्रेड है, और एक वेल्थ प्रॉस्पेरिटी ओरिएंटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर बेस्ड हैं जो फ्री मार्केट सिस्टम को प्रपोज करती थी, सपोर्ट करती थी। और किंग की ड्यूटी यानी कि उसका दायित्व यही हुआ करता था कि वो किस तरह से इस फ्री मार्केट को इनेबल करे,
ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बताया गया है कि ये इंडिया का रिच हेरिटेज है, रिच ट्रेडिशन है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। भारत इसी चीज़ को फॉलो करते आया है। अब इसमें ये तर्क दिया जाता है कि ये जो इनविजिबल हैंड है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सही मायने में किसी भी देश और किसी भी इकोनॉमी का उद्देश्य ये होता है कि ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज हों। और ये बताया गया है कि ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज तब माना जाता है जब ये देखा जाए कि जो कंज्यूमर है, जो सिटीज़न हैं, उनके पास वाइड चॉइसेस हैं, वो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की चॉइसेस उनके सामने हैं और वो उनमें से वो चॉइस मेक कर रहे हैं, वो चॉइस बना रहे हैं जो वो डिज़ायर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके सामने कंपल्शंस हैं कि आपके पास चॉइसेस बहुत ही नैरो हैं और यही गुड्स और यही सर्विसेज हैं, आपको इन्हीं में से सेलेक्ट करना है। तो इसका मतलब फिर ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज नहीं है, यानी कि प्रोड्यूसर्स भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव नहीं है जो एक वैरायटी ऑफ़र कर पाएँ। ये पहली चीज़। तो रिसोर्स एलोकेशन यहाँ पर ऑप्टिमल नहीं है। सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जो कंज्यूमर है वो भी अपने लेवल पर उतनी इनकम नहीं रखता है, उतनी परचेजिंग पावर नहीं रखता है जितनी की होनी चाहिए फॉर द पर्पज़ ऑफ डाइवर्सिफाइंग योर बास्केट, कि आप मल्टीपल चीज़ों को और बहुत ही वाइडर चॉइसेस को होल्ड कर सके। उसके लिए यू नीड इनकम, और इनकम तब आती है जब एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज बेटर हो, ऑप्टिमल हो, जिसकी वजह से एक एफिशिएंसी एग्जिस्ट करनी चाहिए इकोनॉमिक प्रोसेसेस में, यानी कि प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, और जिसकी वजह से आप रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइज़ करके बहुत ही बेस्ट मैनर में आउटपुट देते हैं प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज की फील्ड में। इसकी वजह से जो वेल्थ क्रिएट होती है वो वेल्थ क्रिएशन बहुत से सेगमेंट्स को, बहुत से स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट करती है, चाहे फिर वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे फिर वो सप्लायर्स हों, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, मैंने कल बताया आपको। और अंततः इसी की वजह से प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज में वैरायटी आती है और कंज्यूमर की जेब में परचेजिंग पावर होने की वजह से उसकी चॉइसेस में वैरायटी आती है। तो ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज वही हैं जो आपको वाइडर चॉइसेस प्रोवाइड करते हैं, और ये ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बहुत ही वाइजली, मैंने अभी बताया, सेलेक्टेड होनी चाहिए। और ये तब होंगी जब हम अपनी प्रोडक्शन को एफिशिएंट बनाएंगे, और वो तब होगा जब हम इनविजिबल हैंड जो है उनको प्रमोट करेंगे, यानी कि मार्केट इकोनॉमी को यहाँ पर आने देंगे। जब डिमांड एंड सप्लाई अपना रोल प्ले करती हैं, जब बायर एंड सेलर मार्केट में आते हैं, तो उनके बीच में जो एक रिलेशन बनता है, उसकी वजह से जो एक प्राइस डिस्कवरी होती है, ये एक तरह का बैलेंस है, एक तरह के इक्विलिब्रियम है। कल भी मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट के माध्यम से ये चीज़ समझानी चाहिए थी कि यदि आइसक्रीम की डिमांड है, नेचुरली उसकी सप्लाई आएगी। यदि पहले सप्लाई कम है और बायर ज़्यादा है आइसक्रीम के, तो नेचुरली फिर कोई चीज़ सप्लाई में कम है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो फिर उसकी कीमत बढ़ेगी, और जो पे करने की कैपेबिलिटी रख सकता है उस कीमत पे भी, तो वो उस आइसक्रीम को परचेज़ कर लेगा। लेकिन उसकी बढ़ी हुई कीमत को देख करके और इन्वेस्टर भी उस आइसक्रीम प्रोडक्शन की फील्ड में आना चाहेंगे, फर्दर वो सप्लाई बढ़ा देंगे आइसक्रीम की। या फिर जो पहले वाला ही प्रोड्यूसर है जो एक ही आइसक्रीम बना रहा था, वो ये देखेगा कि मुझे इस पर अच्छी खासी कमाई हुई है, क्यों ना मैं ज़्यादा बायर्स को आइसक्रीम बेचूँ, तो मैं ज़्यादा आइसक्रीम बनाऊँ। तो वो इस तरह से जब आइसक्रीम की सप्लाई बढ़ेगी तो बायर और सप्लाई के बीच में, नंबर ऑफ़ बायर और नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स टू सेल, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, तो प्राइजेज़ स्टेबल हो जाएंगे। अगर फिर सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है, बायर कम है, तो नेचुरली कीमतें कम आ जाएंगी बहुत। ऐसे में भी प्रोड्यूसर इस बात को देखेगा कि उसके प्रॉफिट मार्जिन्स कहीं किसी वे में हैम्पर तो नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो प्रोडक्शन को वो कर्ब कर देगा, कम कर देगा, और इसकी वजह से भी फिर बायर और जो सेलर है और डिमांड एंड सप्लाई के बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश होगा। इस तरह से एक ऑलवेज़ एक वाइबल मोड है ये, एक बैलेंस अचीव करने का, प्राइस को डिस्कवर करने का। दिस इज़ द मार्केट मैकेनिज़्म। इसमें गवर्नमेंट का किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, और इनविजिबल हैंड को ही यहाँ पर रोल प्ले कर देना चाहिए, दैट इज़ द मार्केट। मार्केट डिसाइड करे कि किस तरह से चीज़ें प्रोड्यूस होनी चाहिए, मार्केट डिसाइड करे कि क्या कीमतें होनी चाहिए, और मार्केट डिपेंड कर रही है यहाँ पर सेलर एंड बायर के एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऐसे में जो एक इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी का दायरा कितना बढ़ाना है, उसे कितना बड़ा करना है, उसे किस स्केल पर ले करके जाना है, बायर सेलर के बीच में रिलेशन कैसे बेस्ट मैनर में इवॉल्व हों, और कितनी नीट एंड क्लीन, कितनी ट्रांसपेरेंट और हेजल फ्री ट्रांजैक्शंस हों, इन सब में ट्रांसपेरेंसी कितनी हो, अकाउंटेबिलिटी कितनी हो, इन सब में एक इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं गवर्नमेंट। उसे हैंड ऑफ ट्रस्ट कहा गया है। तो यदि आप चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये जो इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट है वो बेस्ट मैनर में प्ले करे, उसके लिए यू नीड टू फैसिलिटेट द हैंड ऑफ ट्रस्ट।
और ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर के ही बेस्ट मैनर में वेल्थ क्रिएशन हो सकती है और इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के उस टारगेट को अचीव कर सकता है जो 2025 के लिए इंडिया ने सेटल किया है। और मुद्दा यही है कि वेल्थ क्रिएट होगी तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट भी होगी। वेल्थ ही नहीं क्रिएट होगी तो आप डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे? देखिए, जब सोशलिज्म का दौर आया था और जब कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म का कंसेप्ट दे रहे थे वो, तो उस समय में वो भी इस बात को रिकॉग्नाइज ज़रूर करते थे कि अल्टीमेटली आप सब लोगों के लिए बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, सबके लिए हेल्थ, सबके लिए एजुकेशन, सबके लिए सैनिटेशन, सबके लिए फ्यूचर सिक्योरिटी, पेंशन्स, इस तरह की चीज़ें तभी मांग पा रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और ये चीज़ें तभी एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर तभी डेवलप हुआ है क्योंकि किसी समय में वेल्थ क्रिएटर्स ने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करके उनकी बेस्ट मैनर में वैल्यू एडिशन की, जिसकी वजह से वेल्थ क्रिएट हुई। और उसी क्रिएटेड वेल्थ की वजह से आज वो गुड्स एंड सर्विसेज एग्जिस्ट कर रही हैं। तभी आप ये मान भी रहे हैं कि हर किसी का एवरी सिटीजन का उस गुड एंड सर्विस में एक स्टेक होना चाहिए। यही है समाजवाद, यही है सोशलिज्म। लेकिन ये मांग जिस चीज़ की आपने की है, वो चीज़ अगर होगी तभी तो आप उसे मांगेंगे। यदि कुछ होगा ही नहीं तो आप मांगेंगे कहाँ से? कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आप उसको मांगेंगे भी कैसे? तो मुद्दा ये है कि वो वेल्थ क्रिएट हुई, इसकी वजह से आपने उस चीज़ को सब लोगों में प्रोवाइड करने की बात की, तो ये सोशलिज्म की बात है। लेकिन वो वेल्थ क्रिएशन किसी ज़माने में कैपिटलिज्म के माध्यम से हुई थी। हाँ, वो एक ग्रीड में कन्वर्ट हो गई, वो वेस्टेड इंटरेस्ट और सेल्फ इंटरेस्टेड ग्रीड में आ जाने की वजह से डेट्रीमेंटल हो गई अदर पीपल के लिए। वो कैपिटलिज्म के दौर में चली गई। कैपिटलिज्म पूंजीवाद बहुत भयावह रूप ले गया, जिससे इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म जन्म ले जाते हैं। तो इसकी वजह से फिर वो डेट्रीमेंटल हुई। तो हमने सोशलिज्म के कंसेप्ट को देखा, लेकिन बाद में हमने सोशलिज्म में भी डिटेरियोरेशंस देखी कि वो वेल्थ क्रिएट करने में असमर्थ हो रहा था और फिर वही लोग जिन्होंने एक समय में सोशलिज्म का समर्थन किया वो वापस से खुले बाज़ार की तरफ आए, इकोनॉमी को ओपन करने की बात करने लगे। और अंततः फिर ये देखा गया कि नहीं, एक तरह से बैलेंस अचीव करना होगा। सोशलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नमेंट को निभानी पड़ेंगी कि किस तरह से वो लोगों को उनकी जो सोशल सिक्योरिटी नेट है वो प्रोवाइड करे। लेकिन ऑल इन ऑल वेल्थ क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें देनी ही पड़ेगी इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट को। यहाँ पर ये बताया गया है कि इनविजिबल हैंड क्यों बेस्ट हैं, क्यों बेटर हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ उदाहरण पेश किए हैं और वो उदाहरण कुछ इस तरह से निकल करके आते हैं। वो ये कहते हैं कि इनविजिबल हैंड यदि है तो ये है ओपननेस, यानी कि हमने मार्केट को रोल प्ले करने दिया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को रोल प्ले करने दिया यहाँ पर, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, कमांड नहीं है। तो इसको वो ओपननेस से जोड़ करके देख रहे हैं। और जहाँ पर कमांड है, जहाँ पर कमांडिंग इकोनॉमी है, उसे वो क्लोज एस्पेक्ट से जोड़ करके देख रहे हैं। तो वो इसे कई उदाहरणों से आपके सामने स्थापित करने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर को देखा जाए तो इंडियन बैंकिंग सेक्टर में 1991 ऑनवर्ड की वो बात करते हैं कि 1991 ऑनवर्ड जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया, उसकी वजह से हमने एनॉर्मस ग्रोथ देखी स्टॉक मार्केट में, और वो ग्रोथ भी हमने एक्सेलरेटेड मैनर में देखी। 1978 से यदि हमने 100 बेसिस पॉइंट से स्टार्ट किया तो 1991 तक हम 1000 जो सेंसेक्स का मार्क है, फिगर है, वो 1000 तक हम लेकर के आ पाए। लेकिन 1999 तक हमने इसे 5000 तक अचीव किया। तो 1991 से 1999 तक आप 5000 तक आए हैं, लेकिन 1978 से लेकर के 1991 तक आप 100 से 1000 तक ही आए थे। और उसके बाद 1999 ऑनवर्ड आपने बहुत ही फास्ट पेस में नेक्स्ट फेजेस अचीव किए। इनफैक्ट 2014 से 2020 के बीच में 2 वर्ष ऐसे आए जब आपने सेंसेक्स मार्क 30,000 से 40,000 का अचीव किया, 10,000 मार्क का आपने ग्रोथ किया 2 ईयर्स के तहत। तो ये जो ग्रोथ हुई है स्टॉक मार्केट में, वेल्थ क्रिएट हुई है, जो ये एक तो ग्रोथ हुई है प्लस ये एक्सेलरेटेड मैनर में हुई है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसका उदाहरण वो देते हैं। इसी समय में उन्होंने बताया जीडीपी भी बढ़ी, जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ी। मैंने उसके ऊपर अच्छे से बेहतरीन तरीके से कल आपको एग्जाम्पल वाइज भी समझाया। तो वो ये बताते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन के बाद 1991 के बाद जब इकोनॉमी को ओपन किया गया, उस दौर में ये देखने को मिला है बहुत खूबसूरती से कि कॉम्पिटिटर्स जब आए हैं, जब कॉम्पिटिटर्स को हमने इंड्यूस किया बैंकिंग सेक्टर के साथ, तो हमने देखा कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो एफिशिएंट हुआ एक पॉइंट पर आकर के। तो जो क्लोजनेस थी, हमने बैंकिंग सेक्टर को क्लोज रखा था, बहुत हाईली टाइटली रेगुलेटेड था और लाइसेंसेस नहीं थे, परमिट नहीं थे बाकी प्राइवेट सेक्टर के लिए। जब हमने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए उसे ओपन किया, प्राइवेट प्लेयर अपनी एफिशिएंसी लेकर के आया और गवर्नमेंट बैंक्स को एक चैलेंज मिला। गवर्नमेंट बैंक्स को भी उसको रिलेटेड फिर ग्रोथ सर्वाइव करने के लिए फिर ग्रोथ करनी पड़ी और प्राइवेट प्लेयर्स
ने एक बेंचमार्क सेट किया गवर्नमेंट बैंक्स के सामने, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सामने। तो एक ओपन, एक क्लोज। ओपन यानी कि द प्राइवेट बैंक और क्लोज यानी कि द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। लेकिन हमने अंतर देखा कि कौन ज़्यादा ग्रोथ की तरफ है, कौन प्रॉस्पेरिटी की तरफ है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से फिर वो ओपन और क्लोज का जिक्र करते हैं कि जब हम सीमेंट को, स्टील को ओपन करते हैं वो ग्रोथ दिखती है, प्रोग्रेस नज़र आती है उस क्षेत्र में। लेकिन कोल क्लोज है तो ग्रोथ और प्रोग्रेस नज़र नहीं आती। इसी तरह से वो ये कहते हैं कि हम अगर रेल और रोड का कंपैरिजन करें तो रेल क्लोज है, लेकिन रोड की अगर बात करें तो फ्रेट एंड पैसेंजर को ढोने के मामले में रोड कहीं ज़्यादा आगे है रेल के कंपैरिजन में। इसी तरह से अगर हम बात करें क्लोज एंड ओपन के कॉन्टेक्स्ट में, तो जो स्मॉल पोर्ट्स, छोटे छोटे बंदरगाह, क्योंकि वो माइनर पोर्ट्स हैं तो वो ओपन सेक्टर में हैं, लेकिन द लार्ज पोर्ट्स, द बिग पोर्ट्स ऑफ इंडिया, दे आर क्लोज्ड, क्योंकि वो रेगुलेटेड हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी के अंदर आ रहे हैं। तो इसमें ये बताया गया है जो ओपन सेक्टर में छोटे पोर्ट्स हैं उनमें कार्गो वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू बड़े पोर्ट्स में कार्गो वॉल्यूम जितने कॉन्टेक्स्ट में बढ़ना चाहिए था उतने नहीं, वो रिड्यूस हुआ है। तो चाहे वो कार्गो वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो मिनरल्स के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे फिर वो पैसेंजर और फ्रेट ट्रैफिक के कॉन्टेक्स्ट में हो, तो ये बताया गया है कि आप जहाँ भी देखेंगे, जिस भी तरफ इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट अपना रोल प्ले कर रहा है, वहाँ पर आपको ड्रेस्टिक डिफरेंस नज़र आ रहा है 1991 ऑनवर्ड। 1950 से 1990 का एक कंपैरेटिव एनालिसिस 1991 से 2020 के बीच में किया गया है, क्योंकि वो सोशलिज्म का फेज था 1950 से 1991, और 1991 से ऑनवर्ड फिर आपने इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट को रोल प्ले करने दिया। स्टॉक मार्केट को एग्जांपल के तौर पर लिया 1978 से 1991 में, और इसमें ये बताया गया है कि ये जो स्टॉक मार्केट में ग्रोथ हुआ है ये ड्यू टू द बेस इफेक्ट नहीं हुआ है कि भाई बेस फिगर बहुत ही न्यून था, उसके कंपैरेटिवली आप ग्रो कर गए हैं तो आप दिखा रहे हैं कि देखिए कितनी ग्रोथ हुई। ऐसा नहीं है, ये अल्टीमेटली जो हुआ है ये क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट के बेसिस पे हुआ है। एनुअली जो ग्रोथ रेट क्यूमुलेट होती गई है उसने ये इफेक्ट दिखाया है कि वो 40,000 मार्क तक है, और वो एक बहुत ही बड़ी फिगर है, इंपॉर्टेंट फिगर है। तो इस माध्यम से वो स्थापित करना चाह रहे हैं कि इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट महत्वपूर्ण है, प्राइवेट सेक्टर महत्वपूर्ण है, मार्केट सप्लाई, जब डिमांड एंड सप्लाई को हम ओपन करते हैं तो वो महत्वपूर्ण है, और वेल्थ क्रिएशन अपने आप में सभी स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाइडर चॉइसेस फैसिलिटेट करना ज़रूरी है, और भारत के इतिहास में यह चीज़ सभ्यता का हिस्सा रही है कि किस तरह से जो रूलर्स हैं, उनके जो एडवाइज़र्स हैं, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, और जो इंडिया के इकोनॉमिक ट्रेटाइज हैं ओल्ड एंशिएंट, वो हर बार इस बात पर फोकस करते हैं कि वेल्थ क्रिएशन क्यों ज़रूरी है, वो किस तरह से एक राज्य की राइटियसनेस, प्रॉस्पेरिटी और जॉय से कनेक्टेड है, फ्यूचर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी से कनेक्टेड है, और वेलबींग ऑफ द सिटीजन से वो कनेक्टेड है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और उन्हें वो कंटेम्प्रेरी सेंस में एविडेंसेस दे रहे हैं, चाहे फिर वो रेल रोड कंपैरिजन है, चाहे सीमेंट और स्टील का कोल के साथ कंपैरिजन है, प्राइवेट बैंक का पब्लिक बैंक के साथ कंपैरिजन है, चाहे स्मॉल पोर्ट्स का यानी कि माइनर पोर्ट्स का मेजर पोर्ट्स के साथ एक कंपैरिजन है। इस कॉन्टेक्स्ट में वो आपको समझा रहे हैं। तो ये एक एनालिसिस उन्होंने रखा है। इसी दिशा में फिर इकोनॉमिक सर्वे आगे बढ़ता है और बात करता है इंस्ट्रूमेंट्स फॉर वेल्थ क्रिएशन। तो ये बात स्थापित हो चुकी है कि इनविजिबल हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्थ क्रिएशन के मामले में। तो वेल्थ क्रिएशन थ्रू द इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट, हमने कल भी देखा कि वेल्थ क्रिएशन का महत्व क्या है, फिर आज समझाया कि वेल्थ क्रिएशन हुई, और वो आपको एविडेंसेस के बेसिस पर उन्होंने बताया, बहुत ही केयरफुली सिलेक्टेड एविडेंसेस, और फिर उसमें इंस्ट्रूमेंट्स फॉर वेल्थ क्रिएशन के विषय में वो बात करते हैं। देखिए, वो ये कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि यदि आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है तो आपको आइडेंटिफाई करने के इंस्ट्रूमेंट्स कि किन किन लीवर्स के माध्यम से, किन इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से आप ये कर सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने बताई है कि अपन को एफिशिएंसी इन्हांस करनी है। इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं, हमें उसे एफिशिएंट बनाना है, इकोनॉमी को एफिशिएंट बनाना है। तो मुद्दा हमारा सिर्फ ये रहेगा एफिशिएंसी। देखिए, जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हों तो एफिशिएंसी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो उन रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन डिसाइड कर पाती है कि किस क्षेत्र में हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, इसका किस क्षेत्र में बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए, और जब यदि हम उसे बेस्ट डायरेक्शन में डेडिकेट करें, यूज़ करें, तो अल्टीमेटली हम ये मानते हैं कि हमारी इकोनॉमी एफिशिएंटली वर्क कर रही है। तो एफिशिएंसी को
एनहांस करना है इकोनॉमी की, उसके लिए फिर ये तरीके बताए गए हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी का एस्पेक्ट है, और एफिशिएंसी को यदि एनहांस करना है तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू एंट्रेंट्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी और प्रो बिजनेस इकोनॉमी बनानी पड़ेगी। इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक साथ लेकर के चलता हूँ। इफ़ यू वांट टू एनहांस योर एफिशिएंसी then you need to provide equal opportunity for new entrants. You need to work on the opportunity aspect, and you need to be careful about the pro business economy in contrast to the pro crony economy. I have explained earlier yesterday, I have explained about that you need to focus on the pro business economy in contrast to the pro crony economy. Today I will explain and I will elaborate about it. So the thing is equal opportunity for new entrants और pro business economy. वो क्या कह रहे हैं कि सर्वे कहता है कि हमने एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस के एस्पेक्ट से इस्टेब्लिश हो गया कि न्यू फॉर्म क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नई कंपनीज़, मैंने कल भी बताया था, नए स्टार्टअप्स का आना बहुत ज़रूरी है। तो वो ये बताते हैं कि न्यू फॉर्म क्रिएशन में एक बहुत ज़बरदस्त उछाल पाया गया है। 2006-07 से लेकर के 2014 के बीच में यदि 70,000 न्यू फॉर्म्स आई हैं, तो 2014 से ऑनवर्ड अब तक, यानी कि 2019-20 इकोनॉमिक सर्वे तक 1,24,000 न्यू फॉर्म्स आई हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 80% की ग्रोथ दिखाई उन्होंने 70,000 के कंपैरेटिवली 1,24,000 न्यू फॉर्म्स एंटर हुई। सेकंड एस्पेक्ट वो ये बताते हैं कि हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस अप्रोच को यूटिलाइज़ किया। हमने भारत के समस्त डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पर ये देखा कि डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर कितनी न्यू फॉर्म्स ऐड हुई हैं, और जब हमने डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर इस अप्रोच को यूज़ किया तो हमने इस बात को नोटिस किया कि डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर जब न्यू फॉर्म्स ऐड हुई हैं तो उन डिस्ट्रिक्ट्स की जीडीपी में 1.8% तक ग्रोथ देखी गई है। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर न्यू फॉर्म्स की एंट्री जीडीपी की ग्रोथ को इंश्योर करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने वहाँ पर स्थापित की। सेकेंड एस्पेक्ट वो ये कहते हैं कि क्यों हमें न्यू फॉर्म्स पे फोकस करना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू एंट्रेंट्स क्यों हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रो बिजनेस इकोनॉमी की तरफ हमें क्यों बढ़ना चाहिए। वो ये कहते हैं कि न्यू फॉर्म्स के माध्यम से यदि हम इकोनॉमी को टारगेट करेंगे तो कॉम्पिटिटिव मार्केट सिस्टम इस्टेब्लिश होता है। क्यों बताना चाहते हैं वो ये कह रहे हैं कि सही मायने में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनके पास पैसा है, पावर है, और उनके ऑपरेटर्स हैं, उनका सिस्टम इस्टेब्लिश है, सप्लाई चेन सब कुछ है, और सही मायने में पावर कॉरिडोर्स तक उनकी रीच बहुत स्ट्रॉन्ग है। यही कारण हो जाता है कि वो अपनी इसी पोजीशन की वजह से इकोनॉमी को एक तरह से अपनी इस इनकम का सोर्स बना करके बैठ गए हैं, देश को अपनी इनकम का सोर्स बना करके बैठ गए हैं, और अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए वो गवर्नमेंट पे रिलाई करते हैं कि गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडीज़ प्रोवाइड करे, एग्जम्पशंस प्रोवाइड करे। सो दे ऑल द टाइम दे आर सीकिंग रेंट in lieu of their existing position, so they are rent seekers are not good। तो वो ये कह रहे हैं कि we need to churn the economy by the way of the new entrants, we need to focus on the pro business system so that we can induce a new dynamism into the market by the way of the competition, so competitive market must be there। वो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, ये बात सही है कि जो न्यू एंट्रेंट आएगा उसके पास वो स्टेटस, वो पोजीशन, न्यू पावर कॉरिडोर्स तक वो रीच नहीं होगी, लेकिन जो न्यू एंट्रेंट्स आते हैं ये पाथ ब्रेकिंग इनोवेशंस और आइडियाज़ के साथ आते हैं। इसके दो इम्पैक्ट आते हैं। पहली बात तो जो इनोवेशंस, जो आइडियाज़ ये खुद लेकर के आते हैं वो बेस्ट वे में इम्पैक्ट करते हैं रिसोर्सेज के बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए। रिसोर्स कंट्री में स्कार्स है, और ऐसे में कंट्री ने कमिटमेंट किया है कि हम लार्जर वेलफेयर प्रोवाइड करेंगे लोगों को। अब देखिए, रिसोर्सेज आपके स्कार्स हैं और आप कह रहे हैं ज़्यादा लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करेंगे। इसका तरीका फिर क्या हो सकता है कि आप रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। उसका तरीका ये है कि या तो जितने रिसोर्सेज हैं आपके पास उसमें आप ज़्यादा प्रोड्यूस करिए पहले कंपैरेटिवली, और दूसरा कि आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही करिए, लेकिन जितने रिसोर्सेज अब तक कंज्यूम कर रहे थे उससे कम रिसोर्सेज कंज्यूम करिए। अब ऐसे में आपने कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज के साथ प्लेज किया है ज़्यादा वेलफेयर की तरफ। ये तभी हो सकता है जब न्यू इनोवेशंस, न्यू आइडियाज़ को इंड्यूस करें और रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करें। इस वे में इकोनॉमी को बेनिफिट होता है जब आप न्यू आइडियाज़, न्यू थिंकिंग्स, न्यू इनोवेशंस, न्यू क्रिएटिविटीज़ को आने देते हैं बिजनेस के क्षेत्र में। तो पहले तो ये सीधे इम्पैक्ट करते हैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन को डायरेक्टली, और सेकेंड आस्पेक्ट ये
मोटिवेट करते हैं उन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस को कि वो भी इनके कंपटीशन में आकर के मजबूर हो जाएं उन न्यू इनोवेशंस को, उन आइडियाज़ को, उन टेक्नोलॉजीज़ को, उन क्रिएटिविटीज़ को इम्बाइब करने के लिए अपनी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस में। तो ये एक तरह से इकोनॉमी को डायनेमिक बनाते हैं जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, क्योंकि पुराने सेटल्ड बिजनेसेस में भी मॉडिफिकेशन लानी पड़ेगी क्योंकि उन्हें अब इनसे कंपटीशन मिल रहा है। और इसी की वजह से अगर आप ध्यान से देखें तो जो स्टार्टअप्स आए हैं बहुत से क्षेत्र में, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि टाटा ग्रुप की बात करें या रिलायंस ग्रुप की बात करें, ये उन स्टार्टअप्स को टेक ओवर कर रहे हैं, उन स्टार्टअप्स को अपने साथ जोड़ रहे हैं या उनको टेक ओवर ही कर जा रहे हैं। कारण वो स्टार्टअप्स ने इतने बेस्ट प्रैक्टिसेस इंड्यूस की, चाहे फिर वो मैनेजमेंट की बात हो, चाहे सप्लाई चेन की बात हो, लॉजिस्टिक्स की बात हो, चाहे फिर फंड मोबिलाइजेशन की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करने की बात हो, चाहे रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात हो। उन्होंने इतनी बेस्ट प्रैक्टिसेस, इतनी इनोवेशंस यूज़ की हैं, चाहे फिर वो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की बात हो, चाहे फिर वो बाय प्रोडक्ट्स बनाने की बात हो, हर क्षेत्र में कि बड़ी कंपनीज़ उन्हीं स्टार्टअप्स को टेक ओवर कर जा रही हैं, क्योंकि बड़ी कंपनीज़ को वो इनोवेशंस, वो आइडियाज़ या तो खुद से डेवलप करने पड़ने थे इनके साथ compete करने के लिए, या फिर एक ऑप्शन है कि आप उन्हीं को टेक ओवर कर जाइए। तो ये होता है। तो जो ये दे आर इनोवेटर्स, द न्यू एंट्रेंट्स आर द इनोवेटर्स। ये इकोनॉमी में आएंगे तो एक आस्पेक्ट तो ये तो खुद ही रिसोर्स बेस्ट यूटिलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे देश को, तो बेटर वेल्थ विल बी क्रिएटेड। एंड द सेकेंड आस्पेक्ट, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं उन्हें उनकी स्टेगनेंट सिचुएशन से बाहर निकाल करके डायनेमिक बना देंगे। इसका भी बेनिफिट इकोनॉमी को ही मिलेगा। तो इसके लिए ये कहा गया है कि हमें प्रो क्रोनी सिस्टम नहीं रखना है कि इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएं, रिसोर्सेज का एलोकेशन इस तरह से करें कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है केवल उनको फ़ायदा मिले। उदाहरण के तौर पर वो ये कहते हैं कि 2011 तक जो कनेक्टेड फार्म्स हैं जिनके रीच हैं गवर्नमेंट तक, वो काफ़ी ग्रो होती रही। 2011-12 के बाद वो उतनी ग्रो नहीं कर पाई। उसका रीज़न ये है कि 2011 तक बहुत ज़बरदस्त कॉरपोरेट फंडिंग उनको मिलती रही। पावर कॉरिडोर्स में उनकी रीच होने की वजह से बैंक्स के माध्यम से अच्छा खासा लोन उन्हें मिलता रहा, और वो उस लोन का सदुपयोग नहीं कर पाए, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए उस रिसोर्स का, और उसे उन्होंने इनफेक्टिव सेंस में यूटिलाइज़ किया, सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया, जिसका स्ट्रेस कंट्री पर पड़ा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 2011 के बाद जब बैंकिंग सेक्टर क्रैश हुआ, एनपीए क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त वे में सरफेस पर आया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्राइसिस, इन कंपनीज़ को वो रेंट नहीं मिल रहा है, अब गवर्नमेंट के फेवर नहीं मिल रहे हैं, तो ये ग्रो भी नहीं कर पाई। लेकिन इसके बिल्कुल उलट जो स्टार्टअप्स आए, जो न्यू एंट्रेंट्स आए, जो न्यू कंपनीज आई, दे आर ग्रोइंग वेरी वेल। ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज दे आर एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज। वाई? बिकॉज दे आर कॉम्पिटेंट इनफ। What do we need to create? We need to create the competitive market. Why do we need to create competitive market? There must be good quality. There must be good delivery system. There must be wider choices. How do we can achieve that? We can achieve that by applying our resources in best optimal manner. That is the aspect. तो वो यही समझा रहे हैं कि ये हम करेंगे यदि न्यू एंट्रेंट्स आएंगे। उसके लिए हमें लेवल प्लेइंग ग्राउंड उन्हें ऑफर करना है। उनके पास फंड की कमी होती है, हमें कोशिश करनी है कि हम सीड बैंक ऑर्गेनाइज करें जिसके माध्यम से उनको व्यापार शुरू करने के लिए पैसा मिल सके। उनके पास रिसर्च डेवलपमेंट की कमी होती है, इसके लिए हम क्लस्टर्स डेवलप करें, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सपोर्टेड उन क्लस्टर्स के माध्यम से रिसर्च डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम इन लोगों को, इन फर्म्स को प्रोवाइड करें। इनके लिए हम इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के, इनके लिए डाटा बेसिस, डाटा कलेक्शन सिस्टम को लेकर के इस तरह के नए लॉज लेकर के आएँ और इस तरह के डाटा कलेक्शन सेंटर्स ऑर्गेनाइज करें जिसके माध्यम से इनकी फंक्शनिंग ईजी हो जाए। जो फंड वेंचर कैपिटल वेंचर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फंड्स ऑर्गेनाइज करती हैं उनके लिए टैक्सेशन के लॉज, अदर एग्जाम्पशंस भी हम प्रोवाइड करें ताकि ये न्यू एंट्रेंट्स आ पाएँ। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर करने की एक बात कही गई है कि ये बहुत लाभदायक होगा यदि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे इनको, पुराने प्लेयर्स के कंपैरेटिवली इनको प्रोग्रेसिवली सपोर्ट करके। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम क्रोनिक इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं तो वो रिग्रेसिव अप्रोच है। अगर हम प्रो बिजनेस इकोनॉमी के सिस्टम को लेकर के चलते हैं तो फिर वो प्रोग्रेसिव अप्रोच है, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर किसी को भी डिग्रेड करने की कोशिश नहीं कही गई है। यहाँ पर प्रो बिजनेस एंड क्रोनी बिजनेस के बीच में एक कंट्रास्टिंग व्यू रखा गया है कि किसे हमें प्रेफर करना है, किसे हमें सपोर्ट करना है।
और हमारे बजट के लेक्चर्स में फिर आपको ये पता भी चल गया होगा कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे की इसी कल्पना पर कार्य भी कर रही है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, तो हमने ये स्थापित किया। अगला कंसेप्ट है वो कहते हैं कि एफिशिएंसी के लिए हमें और किस क्षेत्र में काम करना है। एफिशिएंसी के लिए फ्री मार्केट की तरफ हमें बढ़ना है। फ्री मार्केट का कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया कि डिमांड एंड सप्लाई को रोल प्ले करने दिया जाए, गवर्नमेंट किसी भी तरह से अननेसेसरी इंटरवेंशंस ना करे। वो ये कह रहे हैं कि कमांडिंग इकोनॉमी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखी जा रही है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस के बाद जो कंज्यूमर को बेनिफिट पहुंचना चाहिए, जिसके उद्देश्य से गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया, वो उद्देश्य ना पहुंच करके उसके विपरीत कहानी घटित हो रही है। वो ये हो रहा है कि प्राइसेस जहां पर उन गुड्स के कम होने चाहिए थे वो प्राइसेस बढ़ रहे हैं। उनकी सप्लाई जहां बढ़नी चाहिए थी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करने के बाद उनकी, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है कि सप्लाई इस चीज़ की कंज्यूमर तक जानी चाहिए, वो इनफैक्ट सप्लाई कंस्ट्रेंट हो रही है। उदाहरण इसका फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर ऑथर बताता है। ऑथर ये कहता है कि यदि हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन को फार्मास्यूटिकल सेक्टर में देखें तो हमने देखा है कि जिन फार्मूलेशंस पर, जिन फार्मूलाज, जिन मेडिसिन पर गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, कंट्रोल है, उनकी कीमत भी बढ़ी और उनकी सप्लाई भी घटी है। लेकिन जिन फार्मूलेशंस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है उनकी कीमतें घटी हैं और उनकी सप्लाई बढ़ी है। तो फिर ये एक तरह का अननेसेसरी इंटरवेंशन है गवर्नमेंट का, जो डीमोटिवेट करता है मार्केट मैकेनिज्म को, डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट को, और इससे इनविजिबल हैंड डिमोटिवेट होता है। नेचुरली हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करना है, इसे ख़त्म करना है। आपके दिमाग में आता होगा ऐसा क्यों? देखिए, सपोज़ कीजिए कि कोई प्राइस, कोई फॉर्मुलेशन है, कोई कंपोजिशन है साल्ट्स की, उसको गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दिया है। अब जब रेगुलेट कर लिया है तो प्राइवेट प्लेयर्स को क्या नज़र आ रहा है, इन्वेस्टर क्या देख रहा है कि ये मेडिसिन, इसके प्राइसेस रेगुलेटेड हैं, ये फील्ड रेगुलेटेड है, इस पर गवर्नमेंट की प्राइसिंग चलेगी, ना कि ये प्राइसिंग चलेगी कि भाई मेरे बिज़नेस में कितना मुझे कॉस्ट पड़ रहा है और उसके अकॉर्डिंग मेरा कितना सेलिंग प्राइस मैं रखूँगा, मेरे प्रॉफिट्स, मार्जिन्स, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, मेरी डेप्रिसिएशन, सब कुछ देख करके मैं कैसे बिजनेस करूँगा। तो वो ये देख रहा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का, यहाँ पर प्राइसिंग गवर्नमेंट देख रही, तो वो उस क्षेत्र में फिर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो उस मेडिसिन फॉर्मुलेशन में वो नहीं आ रहा। लेकिन उसे मेडिसिन फॉर्मुलेशन की फील्ड में आना है, तो वो देख रहा है कि कौन सी मेडिसिन फॉर्मुलेशंस रेगुलेटेड नहीं है, तो वो देख रहा है कि वो XYZ मेडिसिन फॉर्मुलेशंस हैं वो रेगुलेटेड नहीं है, वो फ्री है, तो वो उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है और उस क्षेत्र में आ रहा है क्योंकि उसमें वो अपने ऑपरेशंस फ्रीली डिटरमिन कर सकता है। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि सभी फिर इस तरह से उस क्षेत्र में तो आ रहे हैं जो नॉन रेगुलेटेड है, तो वो मेडिसिन बन रही हैं और बनने की वजह से मैंने अभी आपको बताया कि उनकी सप्लाई फिर या तो डिमांड के एट पार है या फिर मान लीजिए अबंडेंट भी है, तो फिर उसकी कीमतें भी वह सही हो जाएंगी, ग्राहक फ्रेंडली हो जाएंगी, तो कंज्यूमर फ्रेंडली उसकी कीमत अचीव हो जाएगी। एक तो उसकी सप्लाई बढ़ गई, दूसरा कंज्यूमर फ्रेंडली उसकी कीमत हो गई। लेकिन ये जो एक सेंटिमेंट क्रिएट हुआ, डीमोटिवेटिंग सेंटिमेंट, जिसकी वजह से इन्वेस्टर नहीं आ रहा है इस क्षेत्र में कि ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मेडिसिन है, इसका उल्टा लॉस हो गया सरकार को कि अब वो दवाई कम बन रही है, उल्टा उसकी कीमत अब बढ़ गई है, लेकिन फिर भी अब सरकार को उसे लोगों तक मुहैया कराना है, तो फिर सरकार उसकी कीमत को सब्सिडाइज़ करेगी, सरकार फिर उसमें अपना हिस्सा डाल देगी। हिस्सा इन द सेंस कि 10 रुपये की अगर गोली है तो मान लीजिए सरकार उसे 4 रुपये में आप तक पहुंचाएगी, 6 रुपये अपनी जेब से भरेगी, तो फिर इसका भी क्या होगा, इसका भी खर्चा पब्लिक एक्सचेकर पर पड़ेगा, क्योंकि आप ही का पैसा जो सरकार के पास जा रहा है, सरकार उसे उस क्षेत्र में इस्तेमाल कर रही है। तो फिर आने वाले समय में ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के रेवेन्यू प्रोडक्टिव सेक्टर में ना जा करके, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की तरफ ना जा करके, लॉन्ग टर्म में आपकी परचेजिंग पावर को स्टेबल करना ज़रूरी था, उस क्षेत्र में ना जा करके आपको मुकम्मल करना था, आपको स्टेबल करना था, आपको इंडिपेंडेंट बनाना था कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। 10 रुपये की चीज़ 4 रुपये में ना मांगे, आप 12 रुपये खर्चने तक के सामर्थ्य क्रिएट कर पाएँ, इसके लिए आपको एम्प्लॉयमेंट दी जाए, आपको बिजनेसेस ओपन कराए जाएँ। इस क्षेत्र में गवर्नमेंट नहीं जा पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर ही नहीं पाएगी, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ के उस जंजाल में उलझी रह जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसलिए कहा गया है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जहाँ पर अनड्यू है वो नहीं करना चाहिए। बहुत से क्षेत्रों में 1991 की प्राइवेटाइजेशन के बाद ये इंटरवेंशन रिड्यूस हो गया है, ओपन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 1991 के पहले की लेगेसीज कई क्षेत्रों में एग्जिस्ट करती है। ऐसा यहाँ पर माना गया है कि दैट इज़ नॉट करेक्ट, हमें इसके विपरीत जाना है, हमें ओपन करना है सभी सेक्टर को और हमें फ्री मार्केट सिस्टम को एग्जिस्ट करने देना है, गवर्नमेंट को इंटरवेंशंस नहीं करनी है। ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के विषय में मैंने आपको अभी सारी कहानी बताई उसी पॉइंट के साथ जोड़ करके कि ऑप्टिमल एलोकेशन अगर ये ऑफ द रिसोर्सेज का पर्पज़ ये है कि वाइडर चॉइसेस ऑफ़र की जाए लोगों को। यानी कि अगर आप बात करते हैं कि एफिशिएंसी हमें इकोनॉमी में क्यों लेकर के आनी है, तो इकोनॉमी एफिशिएंसी अचीव करने का सबसे पहला एस्पेक्ट यही है कि जो कॉमन सिटीज़न है उसके तक बेनिफिट पहुँचाया जाए। कॉमन सिटीज़न तक बेनिफिट कब पहुँचेगा,
उसके तक बेनिफिट तब पहुंचेगा यदि वो मेडिसिन के ही क्षेत्र में बात कर लें आप। अब अगर आपको कोई एक सॉल्ट चाहिए, कोई एक मेडिसिन चाहिए, मान लीजिए आपको पैरासीटामोल चाहिए, तो ढेरों कंपनियों के नाम से वो बिक रही है और उसकी अलग अलग कीमत है। यू हैव वाइड चॉइसेस, आपके पास कितनी ज़्यादा चॉइसेस हैं। वो कारण ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज हो रही हैं। गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है कि आप पैरासीटामोल की फॉर्मुलेशन के साथ टेबलेट बनाइए, तो कोई किसी तरह की साइंस यूज़ कर रहा है, कोई किसी तरह की पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, रेफ्रिजरेशन, कंटेनर मैनेजमेंट, बी इट एनीथिंग, द रिसोर्सेज आर देयर, so many players are there, they are competing with each other, they are trying to make their business viable, economically viable, profitable, so they are applying new researches, new technologies, new innovations to expand their market, to earn the profits or to benefit the consumer. Why? Because they want to enhance their consumer base, that is the main aspect, and ultimately in that game the consumer will automatically get the benefit. Why? Because the prices, there will be plethora of the choices, plethora of the medicines related to the paracetamol, so the consumer will decide accordingly that how much he or she can expend on that particular medicine. That is the aspect. So optimal utilization of the resources का purpose consumer benefit है, citizens का benefit है, by the way of providing the wider choices, and the way of providing the wider choices is ultimately benefiting द इकोनॉमी, बिकॉज वो आपको वेल्थ क्रिएट करके दे रही है। हाउ? क्योंकि वही रिसोर्स है, लेकिन उसी रिसोर्स में गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज जो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी तो अल्टीमेटली उन्हीं की कीमत का एडिशन हो करके जीडीपी बनती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और वही